welcome him with a resounding applause. कैबिनेट में मेरे सहयोगी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, सीआईएम के प्रेसिडेंट श्री विनोद अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट सीआई श्री मिस्टर आर दिनेश जी, मिस्टर शैलेश चंद्र जी, मिस्टर राजेश मेनन, उपस्थित सभी महानुभाव, भाई और बहनों, ये 63rd एनुअल कन्वेंशन है सीएम का। साधारणतः मैं मंत्री बनने के बाद हर समय आपके कन्वेंशन में आने का मौका मिलता है। इस बार आते हुए खुशी हो रही है कि 2014 में हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड में 7वें नंबर पे थी और आप सबके प्रयासों के कारण अब ये इंडस्ट्री हम 3रे नंबर पर आए हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जब मैं मंत्री बना तो ये 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी और आज ये 12.5 लाख करोड़ की हुई है। और इस अभूतपूर्व सफलता के लिए जो सबसे ज्यादा जिसका श्रेय जिनको जाता है वो सब मेरे सामने बैठे हुए आप सब महानुभावों को जाता है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये विजन है कि हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाएं, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएं और वर्ल्ड में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब हम 5वें नंबर पर हैं और प्रधानमंत्री जी ने उद्देश्य रखा है कि हम 3रे नंबर पर आए। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर किसी का है तो आपके इस इंडस्ट्री का है। और ये इंडस्ट्री हमारे भारत के ग्रोथ की एक प्रकार से ग्रोथ इंजन है और इसलिए इसका महत्व भी बहुत बड़ा है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में है और अभी तक इस इंडस्ट्री ने 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दिया है। और जब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड की नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे तो हमारे देश में जब हम प्रथम क्रमांक पर जाएंगे तो करीब 10 करोड़ युवाओं को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब देने वाली इंडस्ट्री होगी। इसलिए इसका सबसे बड़ा महत्व है। दूसरी भी बात महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जीएसटी के रूप में देने वाली ये इंडस्ट्री है। सभी तो बातें अच्छी है पर मेरे मन में एक विचार बार बार आता है कि आपको पता है कि अभी G20 में हमने ग्लोबल अलायंस में बायोफ्यूल ग्लोबल अलायंस का जो हमने करार उसकी स्वाक्षरी की है वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल है। और पोल्यूशन ये बहुत गंभीर समस्या है और पोल्यूशन के कारण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत विपरीत परिणाम हो रहा है। तो मैंने आज आप यहाँ आया हूं इसलिए नहीं, पर मैं पिछले 8-10 दिन से एक पत्र तैयार करके रखा हूं। आज शाम को 5:30 बजे वित्त मंत्री मेरे घर पर एक मीटिंग के लिए आने वाली है और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आने वाले समय में डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% जीएसटी लगाओ ताकि जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं तो लोग जल्दी सुनने के मूड में नहीं है। तो मुझे मेरी बात को और मेरी समझ को आप बदल सकते हैं। तो जल्दी इसमें आपका डाइवर्सिफिकेशन हो, ये मेरा आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध है। नहीं तो हम लोग रोड अच्छे बना रहे हैं, रोड बनाने के कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट वाले बहुत खुश हैं 5 उंगली घी में है। हम लोग ग्रीन हाईवे बना रहे हैं
और लगातार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 10 के बजाय 15%, 18% बढ़ रहा है, और फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, और ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो आप तो खुश होंगे ही, पर पोल्यूशन से हिंदुस्तान की जनता बहुत दुखी होगी। और इसलिए जल्दी जल्दी डीजल पेट्रोल को छोड़कर नए मार्ग पर पोल्यूशन मुक्ति की तरफ आप सहयोग करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। नहीं तो जनरेटर सेट से लेकर डीजल कंजम्पशन करने वाली हर इंजन पर 10% ये पोल्यूशन टैक्स एडिशनल जीएसटी बढ़ाने के बारे में जरूर मैं फाइनेंस मिनिस्टर को इस बात के लिए अनुरोध करूंगा। तो मुझे लगता है कि आप ये अनुरोध करने का समय मेरे ऊपर नहीं लाएंगे। कोई भी बात जो होती है आउट ऑफ बॉक्स होती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द पीपल, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कन्विंस द पीपल। और इसलिए आज मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम, और ये कोई कठिन बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज ऑलरेडी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। और इसलिए मैं आप सब लोगों को अनुरोध करूंगा कि डीजल पेट्रोल से जल्दी जल्दी मुक्ति देने के लिए आप सुमोटो इनिशिएटिव लेकर आप हमें सहयोग करिए, ये भी नम्रता पूर्वक अनुरोध आप सबसे करना चाहता हूं। हमारे देश में 35 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल है ऑन रोड, और ग्रोथ रेट है 10%। इंडस्ट्री 12.5 लाख करोड़ की हुई है, और ये खुशी की बात है कि 4 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी 40% है। ओवरऑल जीडीपी कंट्रीब्यूशन 6.5% है। और ये पहली बात हुई कि 22-23 में हाईएस्ट एवर 39 लाख पैसेंजर व्हीकल्स सोल्ड इन 2022-23, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वी आर द 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन द वर्ल्ड, और हमने 9.62 लाख यूनिट ऑफ कमर्शियल व्हीकल सोल्ड इन 2022-23। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और मुझे लगता है इसका धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, जिसमें निश्चित रूप से हमें इसका फायदा होगा। जहां तक टू व्हीलर में भी 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टू व्हीलर्स इन द वर्ल्ड, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 3 व्हीलर इन द वर्ल्ड। और मुझे बहुत खुशी है कि इसमें भी 52% हमारा एक्सपोर्ट होता है, और अभी और मुझे खुशी हुई कि टू व्हीलर में 400 स्टार्टअप शुरू हुए हैं। वैसे ये बड़े इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ा है, पर ये जो डिमांड बढ़ रही है, उन्होंने लिथियम आयन बैटरी 60 किलोमीटर के लिए रखी है, तो उनकी कॉस्ट कम है, और वो भी सक्सेस स्टोरी में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑटो इंडस्ट्री का जो नंबर है वो हमको वर्ल्ड में नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का है। इसका निश्चय करके आप इस कार्यक्रम से जाइए, और आप सब लोगों ने तय किया तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये उद्देश्य पूरा कर सकेंगे। उस बात के लिए भी मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि इसमें आप सब लोग निश्चित रूप से ये टारगेट रखकर आगे आइए। इसमें एक अड़चन है, अड़चन यह है कि वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनने के लिए हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना होगा। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है 14 से 16% है, चाइना में 8 से 10% है, और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में 12% है। मैं आपको विश्वास देता हूं कि फ्यूल और रोड दोनों में बदल करने के बाद आने वाले 3 साल के अंदर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% यानी सिंगल डिजिट पर लाएंगे, जो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए और आसान होगा, और वर्ल्ड मार्केट में आपका कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ेगा। तो ये भी बात हम लगातार पोर्ट के साथ सब रोड जोड़ रहे हैं। मेरा और एक आपसे अनुरोध है कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट में हम 40% इमिशन ऑफ CO2 इज ए बिग प्रॉब्लम। मैं जब इतने तेजी से रोड बना रहा हूं, हाईवेज बना रहा हूं, आप इमेजिन भी नहीं करेंगे इतने जल्दी हाईवे सब हो जाएंगे। अगले दिसंबर तक केवल दिल्ली के आजू बाजू में हम 65,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, मुंबई 16 घंटे में, 12 घंटे में, दिल्ली से मुंबई। और अब बेंगलोर से
मैसूर भी 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटे में हुआ। और दिसंबर के पहले अगले साल जनवरी में चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में हो जाएगा। तो लगातार ये रोड इतने अच्छे बन रहे हैं और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पुरानी गाड़ियां खरीद रहे हैं और अपनी फैमिली को लेकर टूर पर निकले हैं। तो मुझे लगता है कि इससे इकोनॉमी को फायदा होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, पर फ्यूल के कारण पोल्यूशन बढ़ेगा और हम 89% फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। इट्स ए इकोनॉमिक चैलेंज, पोल्यूशन के हिसाब से भी चैलेंज है और इसलिए बायोफ्यूल एंड अल्टरनेटिव फ्यूल इज द मिशन फॉर द गवर्नमेंट एंड दैट इज द रीजन the Prime Minister has given the highest priority for alternative fuel and biofuel, and that is the reason in G20 we have a great alliance with the G20 country regarding the development, research and standard related with the biofuels. तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये निश्चित रूप से आप सबके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि 2070 के पहले हमको कार्बन न्यूट्रल देश बनना है। मैं आपसे बहुत ही नम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि ये कार्बन न्यूट्रल देश बनने के लिए आपके सहयोग के बिना ये नहीं बन सकता। अब हमारी पावर बास्केट में 39% पावर सोलर है और आने वाले समय में लगभग हमारी थर्मल पावर में हम ज्यादा प्रोजेक्ट डाल ही नहीं रहे। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, विंड मिल्स आ रही है, न्यूक्लियर पावर के बारे में भी हम सोच रहे, जियोथर्मल पावर के बारे में सोच रहे, सोलर की पावर तो 2 रुपए 40 पैसे यूनिट आई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से आज हम अलग अलग प्रकार के रिसर्च कर रहे हैं। सरकार ने विशेष रूप से हाइड्रोजन मिशन खोला है और जिसमें आपका सहयोग चाहिए। हाइड्रोजन मिशन के इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज ऊर्जा को आयात करने वाले देश हैं। जैसे आपको नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल हब बनना है, वैसे हमको आने वाले समय में ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनना है। और ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के हिसाब से हाइड्रोजन ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम पानी से, वेस्ट वाटर से हाइड्रोजन बना सकते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट से हाइड्रोजन बना सकते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके ग्लास, मेटल, प्लास्टिक अलग निकालकर उससे हाइड्रोजन बना सकते हैं। हमने तो अभी UR2 रिंग रोड में, ये दिल्ली में कचरे की टेकड़ियां हैं, तो 30 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में हमने 30 लाख टन कचरा लिया, रोड में डाल दिया। तो वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, ये दोनों बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए हाइड्रोजन कैसे तैयार करना, इसके ऊपर काफी रिसर्च हो रहा है। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि फ्यूचर इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री हो, आपका कंट्रीब्यूशन GDP में, देश के निर्माण में, विकास में बहुत अच्छा है, तो तुरंत आप ये जो हाइड्रोजन मिशन है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन में आप जरूर आइए। इलेक्ट्रोलाइजर में हम वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है, पर इलेक्ट्रोलाइजर में हमको प्रॉब्लम ये है कि 50 यूनिट बिजली लगती है। अब ये रिसर्च चल रहा है कि विशेष रूप से हम इलेक्ट्रिक का उपयोग न करते हुए बायोमास का उपयोग करके, ऑर्गेनिक वेस्ट और म्यूनिसिपल वेस्ट का उपयोग करके हम हाइड्रोजन से मीथेन निकालकर हम हाइड्रोजन कैसे तैयार करें। और इसमें मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके रिसर्च में भी, अभी IC इंजन में टाटा और लेलैंड ने अपने IC इंजन में हाइड्रोजन डालने की व्यवस्था की है। हाइड्रोजन की बसेस आई है, हाइड्रोजन की कार में यूज करता हूं। आज उसी में इस कार्यक्रम में हाइड्रोजन की कार में आया। आज विक्रम किर्लोस्कर जी को मैं याद करता हूं, वो आज नहीं है, पर हाइड्रोजन की कार में मैं इसलिए जाता हूं कि मैं प्रचार करता हूं कि फ्यूचर इज हाइड्रोजन। और इसलिए आने वाले समय में आपकी इंडस्ट्री सक्सेसफुल है, आपके पास फ्यूचर रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता है और हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी आप विशेष रूप से ध्यान दें। जो ब्राउन हाइड्रोजन है पेट्रोलियम का, वो तो हो ही रहा है, ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ, मैं नागपुर में रहता हूं, नागपुर को ऑरेंज सिटी और टाइगर कैपिटल कहते हैं। तो हमारे बीच में ताड़ोबा करके है, जहां नागपुर से 3.5 घंटे के डिस्टेंस पर 350 टाइगर है।
तो अभी वो टाइगर सेंचुरी जो है ताड़ोबा, उसमें सीबीएम मिला है, कोल बेड मीथेन। तो अभी हमने ये भी निर्णय किया है सरकार ने कि सीबीएम जहां मिलेगा वहां फॉरेस्ट एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है क्लियरेंस की। तो एक तरफ सीबीएम निकालकर उससे फिर से सीएनजी और एलएनजी लेंगे। अभी मिथेनॉल का हमने प्रयोग यशस्वी रूप से किया। बेंगलोर में बेंगलोर कारपोरेशन की बसेस जो थी उसमें डीजल में 15% मिथेनॉल डाल के पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। मैं अभी अशोक लेलैंड के प्रोग्राम में चेन्नई गया था, वही बेंगलोर के कार्यक्रम में मैंने उनके ट्रक को 100% मिथेनॉल पर लॉन्च किया। आसाम पेट्रोलियम 600 टन मिथेनॉल पर डे बनाता है। मुंबई में दीपक फर्टिलाइजर आरसीएफ बनाती है। और जब कोयले से मिथेनॉल बनता है तो एक डीएमई गैस बनता है जो यूएसए में 30-40% तक एलपीजी में डालते हैं। और हमारे देश में कोल, लो क्वालिटी कोल अवेलेबल है, तो स्वाभाविक रूप से उससे जो ये डीएमई बनेगा वो 40% एलपीजी में डालेंगे तो हमारा गैस सिलेंडर भी 100 रुपए और सस्ता होगा, क्योंकि हमें इंपोर्ट भी कम करना है और प्रदूषण को भी कम करना है। और इसलिए क्लीनर व्हीकल एंड सेफर व्हीकल हमने अभी स्टार रेटिंग शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है कि क्लीनर व्हीकल और सेफर व्हीकल ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, और इन दोनों बातों को आप प्रायोरिटी दीजिए। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और करीब 18 से 34 एज ग्रुप में हमारी 60% जवान लोग, लड़के लड़कियां मर जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसलिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग में सुधार, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट में थोड़ा सा प्रखर इम्प्लीमेंटेशन, और इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर से भी हम 670 रोड से एमिनिटीज बना रहे हैं, ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के और लोगों की जान बचाने के लिए हम कैसे उपयोगी हो। तो इसमें भी आपका बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि BS4 इमिशन नॉर्म्स को 2017 में हमने डायरेक्टली जंप की BS6 पर। आप सीएम का मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत मीटिंगें होती रही, मैं कन्विंस करता रहा, सब लोग बड़े रिजर्वेशन था, कैसे होगा, फ्यूल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बातें थी। 3-4 मीटिंग हुई। मेरे भी स्वभाव में अच्छा हो या दोष हो, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूं और रिस्क लेता हूं। तो मैंने एक दिन इनको कहा दिया मीटिंग में, आए तो तुम्हारे साथ, नहीं आए तो तुम्हारे बिना, नहीं आए तो तुमको घसीटते हुए मुझे जाना है, जाना मेरा तय है। और हमने निर्णय किया BS6 का। और मुझे खुशी है कि 20 में जो हमने 2020 में BS6 यूरो 6 का निर्णय किया, वो आप सबके सहयोग के कारण वो यशस्वी हुआ, और आज हम उससे प्रदूषण कम करने में यशस्वी हुए। मैं सीएम के सभी स्टेक होल्डर्स को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अब आप बोलोगे कि ये नया कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। अब अप्रैल 2023 में इंडस्ट्री को BS6 फेज 2 इमिशन नॉर्म्स की तरफ कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स में आगे जाना है। ये आप चाहेंगे तो कर सकते हो। मुझे एक हमारे टीचर ने, मैं जब स्विमिंग पढ़ता था तो मुझे बड़ा डर था, तो एक दिन मैं ऐसे ही खड़ा था, वो पीछे से आया और उसने मुझे ढकेल दिया, और जिस दिन ढकेल दिया उस दिन मैं स्विमिंग सीख गया। तो मैं ढकलने का ही काम केवल करता हूं। तो और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे स्विमर हो, और आप पानी में उतरने के बाद तो आप अवार्ड मिला नहीं वाले हो। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा, ये BS6 फेज 2 के लिए आप जरूर सहयोग करिए, उसकी भी तैयारी करिए। एक खुशी की बात है, इन 2014 डीजल पैसेंजर व्हीकल शेयर था 53%, और 2023 में डीजल कार का शेयर हो गया 18%। ये बहुत अच्छा लक्षण है। आप डीजल का प्रोडक्शन कम करिए, और इसलिए मैं, नहीं तो कम नहीं होगा तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये एक अच्छा साइन है। डीजल बहुत ही हजार्डस फ्यूल है, हम बहुत बड़े प्रमाण पे इंपोर्ट भी करते हैं। मैं वो जनरेटर सेट वालों के पीछे लगा हूं, अभी तक हो नहीं पाया। मेरे घर पर है इथेनॉल का जनरेटर। तो आप ये, जब स्कैनिया की बस अगर 100% इथेनॉल पर चल सकती है, तो पेट्रोल इंजन है,
तो डीजल का ट्रक और बस क्यों नहीं इथेनॉल पे चल सकती? इलेक्ट्रिक पर तो चलती है, अब एलएनजी पर चल रही है, अब सीएनजी पर चल रही है, अब हाइड्रोजन पर आ रही है, तो इथेनॉल पे क्यों नहीं चल सकती? तो डीजल को बाय कैसा भी करके आप बाय बाय करिए। मैं आपको ये बहुत नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट से करूंगा, नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये डीजल व्हीकल को आप ही सुमोटो इनिशिएटिव लेकर आप कर भी रहे हैं, इसीलिए 18% पे आया। तो धीरे धीरे ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। E20 अब शुरू हो गया है, अब 11.75 हमने इथेनॉल ऐड किया है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले 6-8 महीने में हम 20% तक जाएंगे। और बाद में सबसे खुशी की बात है कि फ्लेक्स इंजन भी आ गया। वी आर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दैट इज 100% बायोइथेनॉल और 60% ऑन IC इंजन एंड 40% ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें नहीं, शायद 60% इलेक्ट्रिक पर है और 40% इथेनॉल पर है। और ये पहला यूरो 6 नॉर्म का, BS6 नॉर्म का इथेनॉल का इंजन टोयोटा ने इनोवा में लॉन्च किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं कि जल्दी मार्केट में आइए। लोग मुझे बहुत पूछते हैं, और डीजल और पेट्रोल को कम करने का अब मेरे को एक ही लगता है कि बस 10% एडिशनल पोल्यूशन टैक्स लगाए बिना जल्दी कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो आप जरूर ये मॉडल आएंगे तो इसका भी फायदा होगा। ये वर्ल्ड में पहली बार टोयोटा का इनोवा हमारे देश में लॉन्च हुई, इसकी मुझे बहुत खुशी है, और निश्चित रूप से ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इलेक्ट्रिक तो बहुत पॉपुलर हो गया है। जो लिथियम आयन केमिस्ट्री है उसमें $150 पर किलोवाट पर आवर वाली जो प्राइस थी, अब मुझे लोग बोल रहे 115 तक आई है। हमारे देश में जम्मू में लिथियम आयन का स्टॉक मिला है। मैं अभी कश्मीर था तो मैंने LG और माइनिंग सेक्रेटरी को बुलाया था, तो उनके साथ बात होती हुई मैंने कहा कि ये जल्दी निकालो। तो सरकार में वही होता है, फेज 1, फेज 2, 3 साल 4 साल। मैंने बोला क्या कहती है, हर साल भारत 1200 टन लिथियम इंपोर्ट कर रहा है, आप इसको जल्दी लाइए। तो मैंने उनको एक मॉडल भी बना के दिया कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करिए, पर टन उनको दीजिए और इसकी जल्दी 1 साल के अंदर इसको ले आइए। ये देश के विकास में बहुत उपयोगी होगा। वर्ल्ड का टोटल लिथियम आयन के स्टॉक में 6% स्टॉक वहां है, तो उसकी भी कोशिश चल रही है कि जल्दी वो मिल जाए। उसके साथ साथ सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी, इसका विकास हो रहा है। हमारे IIT, हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस लगातार इसमें प्रयास कर रही है, और मुझे खुशी है कि अब देश में 30 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर हुए हैं, 30 लाख, और 300% राइज इन EV सेल्स इन 2022, 300%। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ाइए। स्काई इज द लिमिट। और निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। तो मैं मानता हूं कि अभी जैसे मैंने बताया कि 400 स्टार्टअप 2 व्हीलर बनाने वाले देश में आए, अच्छे अच्छे डिजाइन उन्होंने तैयार किए। 100 स्टार्टअप जो है वो रिट्रोफिटिंग टेक्नोलॉजी पर EV में काम कर रहे हैं, वो भी काफी अच्छा उनका शेयर बढ़ रहा है। और मैं मानता हूं कि ये जो EV में ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट 2030 में 50% है, और EV मार्केट ग्रोथ 1 करोड़ एनुअल सेल्स बाय 2030। तो मुझे लगता है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में आप जरूर आगे आइए। मैं बचपन में एक देखता था कि लो इमिस क्राइम एक पढ़ता था, और मैं जब महाराष्ट्र में था तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के समय मैंने उस समय रिलायंस धीरूभाई अंबानी जी से उनका टेंडर रिजेक्ट किया था, और वो बनाना था, पैसे भी नहीं थे। तो मुझे एक पुणे में पत्रकारों ने पूछा था कि भाई तुम कितने दिन में बनाओगे? मैंने कहा ये 2 साल में। बोले पैसे कितने लगेंगे? मैंने कहा 1600 करोड़, 1800 करोड़। तो बोले कॉस्ट कितनी आई है लोएस्ट? मतलब 3600 करोड़। मैं 2097 के बाद 1997 की बात कर रहा हूँ। तो तब उन्होंने कहा आपके पास पैसे कितने हैं? तो मैंने कहा 5 करोड़ रुपए। तो लोग पत्रकार हंसने लगे, और उन्होंने कहा आपके पास पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं, और आप कुछ भी बोलते हो।
आप बोलते हो और हमने लिखना चाहिए, ऐसा है, जरूरी है क्या? बोला नहीं। बोले आपके पास क्या है? तो पिक्चर में बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन, मेरे पास माँ है। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास एक ही चीज है, इफ देर इज ए विल देर इज ए वे, एंड इफ देर इज नो विल देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। तो मुझे तो ये रिसर्च करने वाले लोगों से ने सालों साल रिसर्च करने वाले लोगों से बहुत गुस्सा होता है। और सरकार में मुझे बोलते कमेटी बनाओ, मैंने बोला क्यों? टरकाने के इनको, इनका काम नहीं करना है। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजन। फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। काला या तस्मै नमा, जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। और टाइम इज द कैपिटल। देखो मैं आपके जैसा बड़ा उद्योगपति नहीं हूं, मैं छोटा आदमी हूं, किसान हूं, पर टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इससे भी ज्यादा टाइम, अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है। और अगर अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाओगे और सही टाइम में सही निर्णय नहीं करोगे, पछताओगे। मैं 7 साल पहले उन लोगों को कहता था इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाओ, मैं नाम नहीं लेता उन कंपनियों के, नहीं हम 22 में जाएंगे, हम 24 में जाएंगे, हम रिसर्च करें, मतलब करते रहो। क्या हुआ? जो कंपनी शुरुआत में आई उनके सेल बढ़ गए, और जो रिसर्च करते रहे उनका सेल 5%, 8% डाउन हुआ। आगे और डाउन होने वाला है। अगर समय के साथ बदलना है और बदलना सीखो तो जम जाएगा, और नहीं बदलोगे तो दुनिया रुकती नहीं। नए नए मॉडल आ रहे, डिजाइन आ रहे, कंपनी आ रही, इसका अच्छा मॉडल आता है, लोग उधर दौड़ते तो दूसरा आता है, दूसरे के पास दौड़ते तो तीसरा आता है। कल मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं एक मीडिया के साथ था, तो मेरा बड़ा अच्छा हुआ। बोले क्या? बोले खूब अखबार खुल गए। पहले 1-2 रहते थे, बड़ा तकलीफ देते थे, बोलते थे लीडर हम बनाएंगे। अब वो अखबार वाले हमारे पास आने लगे, ऐसी कंपटीशन बढ़ गई कि अब वो आने लगे हमारे पास। हमको अब कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हमको कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ी। अब ऑटोमोबाइल में यही हुआ है, कंपटीशन बढ़ना ही है, नए प्लेयर आना ही है, नई टेक्नोलॉजी आना है, नया डिजाइनिंग आना ही है। कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, और इसलिए जो समय के साथ जल्दी ये सब कर पाएंगे वो मार्केट में शेयर बढ़ाएंगे और मुनाफा करेंगे। जो बोलेंगे हम ऐसे ही रहेंगे, उनका हाल क्या हुआ आपको मालूम है। मुझे याद है कि मैं जब मंत्री था तो हमें मैंडेट था एम्बेसडर गाड़ी लेना सरकार में। अब एम्बेसडर गाड़ी नहीं दिखती, फियाट नहीं दिखती, नई गाड़ी आई। आप ये बात अच्छी तरह समझो कि जो समय के साथ क्वालिटी में बदलेंगे, डिजाइन में बदलेंगे, कॉस्ट कम करेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, एवरेज अच्छा लाएंगे, आप समय के साथ सक्सेसफुल होंगे। तो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अप्रोप्रिएट डिसीजन एट अप्रोप्रिएट टाइम, ये अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना, ये अब इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं, देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। होगी गलती तो हो, मैं कभी कभी कहता हूं कि ऐसी जंप मारनी चाहिए, एक तो पैर टूटने चाहिए, नहीं तो रिकॉर्ड बनना चाहिए। मेरे अभी तक पैर तो नहीं टूटे। मुझे लगता है कि यह संभव है। इम्पॉसिबल वर्ड, इट मीन्स आई एम पॉसिबल। और इसलिए आने वाले इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप जरूर आगे आइए। एक आखिरी में अच्छी बात बताऊंगा आपको कि अब इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं, NHAI मेरे पास है। मैं अभी पावर मिनिस्टर से बात कर रहा हूं कि मुझे सस्ते में पावर दे दें, और मैं इलेक्ट्रिक केबल डालने वाला हूं जयपुर से दिल्ली। हम हाईवे बना रहे हैं। फिर नागपुर में हमारे बना रहे पायलट प्रोजेक्ट। और ये जो लिथियम आयन की बस है जो 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख में है, तो ये एकदम कॉस्ट कम हो जाएगी, 50 लाख में आएगी। और 2-2, 3-3 बसें जोड़कर टिकट रेट कम करके हम एक बहुत ही कंफर्ट का अच्छा ट्रांसपोर्ट तैयार कर सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। इस देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। हमारे देश में 1.5 लाख बसेस है स्टेट ट्रांसपोर्ट के पास। मैं उसी का मंत्री, मेरे पास ही डिपार्टमेंट है। और वो बसेस की हालत ऐसी है कि बहुत से स्टेट में हॉर्न छोड़कर बस में सब बजता है।
हालत बहुत खराब है, आर्थिक हालत भी खराब है और बसेस की भी हालत खराब है। और ये अब ये फायदे में है। हमने जब टेंडर निकाला था तो नॉन एसी बस 39 रुपीज पर किलोमीटर, एसी बस 41 रुपीज पर किलोमीटर और बेस्ट जो डीजल बस चलाती है वो 115 रुपए पर किलोमीटर। तो इलेक्ट्रिक बस में आप खुद की फाइनेंस कंपनी लाकर लंदन ट्रांसपोर्ट के लेवल पर अगर ये मॉडल डाल दिया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम से कम 5 लाख अच्छी बसेस चल सकती है। अभी इलेक्ट्रिक ये स्लीपर कोच आए, लग्जरी बसेस आई, सब पॉपुलर हो रही। मैं मुंबई में था तो पहले वॉल्वो बस आई, तो एसटी वालों ने स्टेट ट्रांसपोर्ट का विरोध किया, वो दादर से पूना चलती थी। अब लोग बोलते हमको बस में जाना है, लाइन लगा के लेते, टिकट ज्यादा देते। पहले एसटी ने निर्णय किया था कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे टोल है तो हम नहीं जाएंगे, हम पुराने रोड से जाएंगे। तो लोगों ने बस को रोका और लोगों ने पैसे इकट्ठा किए, बोले टोल हम देंगे पर हाईवे से चलो। लोगों को अच्छी सर्विस चाहिए और मैं लोगों को अक्सर बताता हूं, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, फोकट में नहीं होगा। तो लोग भी तैयार है पेमेंट करने के लिए। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अब जो ई हाईवे है ये भी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट में करने का मेरा विचार है। अभी मैंने मथुरा में एक सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में एक प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युटी में सक्सेसफुल किया। 40% सरकार ने दिया, 60% इन्वेस्टर ने लाया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी थी, और 90 MLT स्लज को पानी शुद्ध किया और वो इंडियन ऑयल को बेच दिया। 20 करोड़ साल के देते हैं। जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में पीपी मोड अगर सक्सेसफुल है तो इलेक्ट्रिक हाईवे में क्यों नहीं हो सकता? राइट ऑफ वे मुझे ही देना है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा इसमें भी आप जरूर आइए। अब डबल डेकर बस भी इलेक्ट्रिक पे आई है और निश्चित रूप से लग्जरी बसेस भी आ रही है, तो इसमें आप लोग ज्यादा इनिशिएटिव लीजिए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देना देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं और एक बात बताऊंगा कि देश में बायोमास से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी ये बनाने के 175 यूनिट का काम चल रहा है और 40 यूनिट ऑपरेटर हो गए हैं, ऑपरेशन में है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण हमारे देश में ट्रैक्टर, बसेस, ट्रक कन्वर्ट हो रही है। मेरा खुद का ट्रैक्टर बना हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विशेष रूप से 3 बातें आप करिए जो आपके फायदे की है, कि हमारी स्क्रैपिंग में आप यूनिट डालिए। अभी भारत सरकार ने यह तय किया कि 15 साल के बाद का कोई भी व्हीकल हम नहीं रखेंगे, स्क्रैप करेंगे। और राज्य सरकार को भी कहा है 2,500 करोड़ फाइनेंस में दी कि तुम्हारे व्हीकल स्क्रैप करो। और अभी हमको फिटनेस सेंटर और स्क्रैपिंग सेंटर खोलने हैं। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अनुरोध करता हूं कि स्क्रैपिंग के कारण एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर, प्लास्टिक रिसाइकलिंग होगा और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के भाव 30% कम होंगे। आप वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटेटिव बनेंगे, पोल्यूशन कम होगा, फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम होगा। और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल करने के लिए वैसे मेरे एक सीएम की मीटिंग भी है, मैंने उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि पुरानी गाड़ी जो स्क्रैप करता है उसको नई गाड़ी लेने में आपका 18% सेल बढ़ेगा। जितनी गाड़ियां स्क्रैप होगी नया आपको सेल बढ़ने वाला है। थोड़ा आप भी कंसेशन दीजिए, थोड़ा हम फाइनेंस मंत्री को भी कह रहे हैं ताकि इस मूवमेंट को गति देनी है। और इसलिए आने वाले समय में स्क्रैपिंग और फिटनेस सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उसके साथ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले लोग अगर आगे आएंगे और ये स्टील, रबर, ये सब अगर आपको अवेलेबल होगा तो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट कम होगी। अभी परसों पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ और इंडियन ऑयल के चेयरमैन के साथ मेरी बात हुई। हमें 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन हमारी रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि जो वेस्ट टायर है उसको इंपोर्ट करने की भी अनुमति मैंने दी है। और ये जो रबर पाउडर है वेस्ट टायर की, वो 15% तक बिटुमिन में डालने से रबराइज बिटुमिन बनता है। तो बिटुमिन का भाव 50 रुपए किलो और ये 30 रुपए किलो है, तो वो सस्ता हो जाएगा और रबराइज बिटुमिन क्वालिटी वाइज अच्छा है। तो इंडियन ऑयल ने मुझे बताया चेयरमैन साहब ने कि मैम भी पॉलिसी बनाते हैं और हम वेस्ट टायर से रबराइज पाउडर परचेस करते हैं और रबराइज बिटुमिन बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्कुलर इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज टू वेल्थ, उसके साथ वेस्ट टू वेल्थ। और इसलिए ये जो यूज टायर है उसके साथ भी इस इकोनॉमी को जोड़कर सर्कुलेशन इकोनॉमी में भी मैं आपसे
सहयोग चाहता हूं। मैं मानता हूं कि अभी एलएनजी के विषय भी ट्रक आ गए, विशेष रूप से वो भी सक्सेसफुल हुए। ग्रीन हाइड्रोजन पे भी काफी बातें हुई है और निश्चित रूप से आईसी इंजन, फ्यूल सेल कार्स और हाइड्रोजन ये हमारा फ्यूचर है। और इसमें और एक अड़चन आ रही है कि जो हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशंस है उसमें आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी के साथ मेरी मीटिंग में उनसे अनुरोध करूंगा कि इसमें भी कोई पीएलआर स्कीम अगर तैयार होगी तो ये पंपिंग स्टेशन बड़े प्रमाण पर बनाने पड़ेंगे, इसकी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। और हमारे किसान ही अगर बायोमास बाय यूजिंग बायो टेक्नोलॉजी बायोमास बनाएंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन भी बड़े प्रमाण पर तैयार होगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इन सब इनिशिएटिव में आपका सहयोग चाहिए और इसके साथ साथ विशेष रूप से रोड, ट्रेन, बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक और जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाले हैं उनके पास जाके मेरा संदेश दे ही देना कि डीजल के ऊपर जितने इक्विपमेंट चलेंगे उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगाने के बारे में सरकार गंभीरता से विचार कर रही। तो मुझे लगता है कि ये बात ही है कि जो और आपकी स्पीड टुवर्ड्स ग्रीन इसके लिए बढ़ेगी और मैं निश्चित रूप से आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है और वर्ल्ड के लगभग सभी रेपुटेड ब्रांड हमारे देश में उपस्थित है। डोमेस्टिक मार्केट ह्यूज है, पर अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डोमेस्टिक मार्केट इतना ही, वर्ल्ड का मार्केट भी आपको मिलने वाला है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, आपको और अपॉर्चुनिटी आने वाली है और आपके विकास के साथ भारत का विकास, आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये प्रधानमंत्री का सपना पूरा होने वाला है। मैं फिर से एक बार आप सबको, आपने 12.5 लाख करोड़ तक पहुंचाया है, आगे हम नंबर 1 पर जाने हैं। आप निश्चित रूप से आपके प्रयासों के साथ हम नंबर 1 पर जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय मंत्रीवर्ग को धन्यवाद देते हुए मैं आपको आश्वासन देती हूं माननीय मंत्रीवर्ग कि संपूर्ण इंडस्ट्री इसी तरह से देश के सतत विकास में सदैव कार्यरत रहेगी। Ladies and gentlemen, may I now request Vice President Siam and Managing Director Tata Motor Passenger Vehicles Limited and Tata Passenger Electric Mobility Limited, Mr. Shailesh Chandra, to kindly deliver the concluding remarks at the inaugural session.